आप सभी साथियों का द एग्ज़ाम सवार के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपके सामने ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर 2021 का पेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके मैथ्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज के इस सेशन में, जो कि शिफ्ट फर्स्ट का है। अच्छा, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इसके सॉल्यूशन देखिए आपको बहुत जगह उपलब्ध तो हैं, लेकिन ये जो पेट का एग्ज़ाम हो रहा है इसमें आप देख रहे हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा। तो जब आप डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो क्या क्या सावधानियाँ बरतनी होगी। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस वहाँ पे हमें थोड़े से सावधान रहने की ज़रूरत होती है, और थोड़ी सी अगर सावधानी बरतेंगे तो डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई के जो क्वेश्चन होंगे उनको बहुत ही हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि जब भी आप आगामी एग्ज़ाम दें पेट का, तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर पहले से आपने किया है और आपको पता है कि यहाँ पे सावधानियाँ हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, तो आप बड़े ही आसान वे में क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो अब मैं सीधे आपको मैथ के क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ और देखते हैं कि क्या है आज का क्वेश्चन और किस तरीके से उन क्वेश्चनों को हमें डील करना है। एक और बात मैं आपसे कह दूँ कि आज के सेशन को आप एंजॉय कीजिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा, है ना। सीखने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से डीआई के क्वेश्चनों को हमें हैंडल करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन आज इसी को डील करेंगे, जिसमें आप ये निर्देश को बढ़िया से देख लें। इसमें 81 से 85 तक के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। और ये जो प्रश्न जो भी 81 से 85 तक के जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे उनके लिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया है। पहली बात कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहें तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको बड़े ही केयरफुल तरीके से आपको लेके चलना है, क्योंकि अगर आप केयरफुल तरीके से सावधानीपूर्वक इन इन्फॉर्मेशनों को नहीं देखते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। बाकी तो इन क्वेश्चनों में जोड़ घटाना ही रहता है, ठीक है। बस समझने की ज़रूरत है कि ये जो इन्फॉर्मेशन ग्राफ के रूप में दी हुई है इसकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने की बस ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सामने आपका क्वेश्चन दिख रहा है और देखिए इसमें ये कहा है कि ग्राफ में एक परीक्षा में, ये ध्यान रखिएगा, 7 छात्रों की बात करी गई है और उसमें कहा गया है कि ये 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के क्या दिए हुए हैं, अंकों का अनुपात दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, अनुपात दिया है। तो सबसे पहले जब आप इतना पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में कुछ इस तरह की आइडिया बननी चाहिए कि जब आप अनुपात की बात करते हैं तो अगर हम इतिहास को ई से रिप्रेजेंट करें और जियोग्राफी को जी से, तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ई संबंधे जी या ई अनुपाते जी लिखते हैं। इसी बात को एक और वे है लिखने का, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बटे में जी, ठीक। ये दोनों अंडरस्टैंडिंग बड़े ही काम की है। बस अभी इसका ये मतलब आपको ले करके चलना है, फिर जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप इतना पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ये जो एक एक्सप्रेशन है इस चीज़ का, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। और ध्यान रखिएगा इसके क्रम का ही, पहले इतिहास उसके बाद भूगोल। अगर ये क्रम बदल देंगे हड़बड़ी में तो आंसर सभी गलत आने लगेंगे, ठीक है। तो ये क्रम बहुत मायने रखता है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि पहले आप भूगोल बटे में इतिहास नहीं कह सकते हैं, या भूगोल संबंधी इतिहास नहीं कह सकते हैं, है ना। ये क्रम मायने रखता है, ये सावधानी यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। इतिहास
संबंधे भूगोल। ठीक, ये क्रम, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब चलिए ज़रा यहाँ पे इनके प्रश्नों पे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहले तो थोड़ा इस ग्राफ की एक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका ये छात्र दिया हुआ है, यानी इस वाले लाइन पे छात्र दर्शाए गए हैं और इस वाले लाइन पे क्या दर्शाया गया है, उनका अनुपात। किसका अनुपात है भाई, तो ई बटे में जी का, इतिहास बटे में जियोग्राफी का, यानी भूगोल का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर कहा है कि कुल कितने छात्र हैं, तो 7 छात्र हैं। तो ये जो यहाँ पे ये जो लिखा है 1 2 3, 1 का मतलब ऐसा नहीं है कि 1 छात्र, 2 का मतलब 2 छात्र, 3 का मतलब 3 छात्र, ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप ये समझिए कि ये पहले छात्र की बात कर रहा है, ये दूसरे छात्र की बात कर रहा है, ये तीसरे की, ये चौथे छात्र की, ये पाँचवें की, ये छठे छात्र की और ये 7वें छात्र की बात कर रहा है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बहुत सारे क्वेश्चनों को गलत कर सकती है। ठीक, तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये पूरा एक डाटा आपका रिप्रेजेंट हुआ। ठीक, अब देखिए पहले प्रश्न पे ज़रा चलते हैं, सावधानी पूर्वक इन प्रश्नों को ज़रा देखिए। पहले प्रश्न में कहा है कि कितने छात्रों ने भूगोल, ध्यान रखिएगा, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। ध्यान रखिएगा, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। यानी हमें देखना है कि ऐसे कौन कौन से छात्र हैं, यानी ऐसे कितने छात्र हैं जो इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हों, इसका ये सेंस निकलता है। तो फिर मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, एक छोटी सी आइडिया आप समझ लीजिए, या यहीं पे लिखता हूँ कि अभी आपने ये जो अनुपात देखा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये अनुपात जो है ई बटे में जी है, ई बटे में जी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे बात समझिएगा कि अगर ये ऊपर ई जो है, ई माने इतिहास, अगर ई का मान बड़ा होगा और जी का मान क्या होगा, छोटा होगा। जैसे देख लीजिए, आप मान लीजिए ऊपर 4 ले लिए और नीचे क्या ले लिए, 2 ले लिए, तो इसका मान क्या आता है, 2 आता है। ये एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं कह रहा हूँ। यानी जब ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा, तो इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो 1 से बड़ा आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। क्या आएगा, कितना आएगा उससे नहीं मतलब है, लेकिन 1 से बड़ा आएगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये हमसे पूछ क्या रहा है, इतिहास में ज़्यादा अंक। इतिहास में ज़्यादा अंक का मतलब है कि ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा, है ना। इस प्रश्न के हिसाब से ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा, और जब ऊपर वाला बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो, तो जब इनका हम भाग देंगे तो जो मान आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। तो बस इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई। तो जहाँ जहाँ 1 से बड़ा है वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, बोलिए ज़रा। देखिए ये मान 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है और ये भी 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, 1 2 3, 3 ऐसी वैल्यू है जो 1 से बड़ी है। और हमसे ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो इतिहास में ज़्यादा पाए हैं। ठीक है, और हमने यहाँ से एक सेंस निकाल लिया कि अगर इतिहास में ज़्यादा पाएंगे और भूगोल में कम पाएंगे, तो इसका जो रेशियो होगा वो 1 से बड़ा आएगा। तो हमें मिल गया 1 2 3 ऐसे कितने छात्र हैं। तो आपको आइडिया लग गया कि ऐसे टोटल 3 छात्र हैं, इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा सही हो गया, बी हो गया। ठीक है, अब चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन पे बढ़िए। देखिए ये कहा है कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। ये क्या कहना चाहता है, ठीक उसका रिवर्स कह रहा है, ठीक उसका रिवर्स कह रहा है। यानी यहाँ पे ये जो अनुपात है ई बटा जी, इतिहास में कम मिल रहा है, भूगोल, देखिए भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि भूगोल में ज़्यादा और इतिहास में कम।
तो आप यहाँ पे आइए, अपने अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे लाइए। तो अगर इतिहास में कम मिला यानी कि ऊपर हो गया कम और नीचे हो गया क्या, ज़्यादा, इस तरीके से आप सोचेंगे। और जब ऊपर कम हो जाएगा और नीचे ज़्यादा हो जाएगा तो कम में ज़्यादा से जब भाग दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 से कम आएगा। ठीक, तो जहाँ जहाँ 1 से कम है वो लोग भूगोल में ज़्यादा पाए हैं और इतिहास में क्या पाए हैं, कम पाए हैं। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग है। आइए देख लेते हैं कहाँ कहाँ 1 से कम है। तो देखिए यहाँ है और यहाँ पे पूछा है कि उनको दिखाना है। तो देखिए यहाँ 1 से कम है, यहाँ 1 से कम है, यहाँ से 1 से कम है और यहाँ 1 से कम है। तो कौन कौन से छात्र हैं, पहला छात्र है, दूसरा छात्र है, तीसरा छात्र है और ये कौन सा है, 6वां छात्र है। ये वाला पहला, दूसरा और 6 वाला छात्र है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और छठा। तो देख लेते हैं कहाँ ये है अपने ऑप्शन में, यहाँ है पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। इसका मतलब यह है कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम पाए हैं ये छात्र हैं। जैसे पहला छात्र है, दूसरा छात्र है और तीसरा छात्र और छठा छात्र हैं जो इतिहास में कम अंक पाए हैं, यानी कि भूगोल में ज़्यादा पाए हैं। और ये यहाँ से ये अनुपात के हिसाब से आप चलेंगे, आपका आंसर ईजिली मिल गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं बाकी के प्रश्नों पे। अब देखिए इस वाले प्रश्न में आइए ज़रा, है ना, बहुत ईजी है, बस समझने की बात है। और चूँकि मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा समय मैं लूँगा, है ना, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आराम से देखिए। जिनको आता है मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, है ना, आप जिनको सीखना है वो सीखें, ये मायने रखता है। देखिए कहा है कि भूगोल में छात्र 3 यानी कि तीसरे छात्र की बात कर रहा है से चौथे के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। माने तीसरा छात्र जितना पाया है, चौथा छात्र कितना पाया है। अगर तीसरा छात्र से चौथा ज़्यादा पाया है तो कितना प्रतिशत ज़्यादा पाया है, यही पूछना चाहता है। अंक की प्रतिशत बढ़त है। ठीक है, अंक की प्रतिशत बढ़त है। देखिए शब्दों का बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये क्या ढूंढ रहा है आपका, प्रतिशत बढ़त, है ना, प्रतिशत बढ़त। इसकी आइडिया क्या है कि जब भी आप प्रतिशत की बात करेंगे, चाहे इस चैप्टर की बात करो चाहे किसी भी चैप्टर की बात करो, प्रतिशत की बात करोगे तो इसके लिए क्या चाहिए, बेस चाहिए। बेस, बिना बेस का आप प्रतिशत का कोई मतलब कि निर्णय, प्रतिशत को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या यहाँ पे जो ये पूछ रहा है उसमें कुछ बेस है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों है, और है तो क्यों है। क्योंकि देखिए ये वाला ऑप्शन भी एक है ना, निकालने की कोशिश कीजिए। आप देखिए तीसरे के पास जाइए, तीसरा आप देखते हैं तो ये 0.35, ये ध्यान रखिएगा, ये कोई अंक नहीं है, ये अनुपात है। अनुपात और अंक में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और यहाँ पे अनुपात दिया है 1.25, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे, इसी को अंक मान लेंगे और कहेंगे कि इससे ये इतना अधिक पाया है, इसको बेस बना के प्रतिशत निकाल लेंगे, जो कि सरासर गलत होगा। ये अनुपात है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, अनुपात है, ये कोई नंबर नहीं है। और जब तक इसका नंबर में आप क्या कहते हैं, आपको कुछ नहीं दिया है तो आप ये डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं कि तीसरे छात्र से चौथा छात्र कितना प्रतिशत अधिक अंक पाया है। ठीक है, तीसरे छात्र से चौथा छात्र कितना प्रतिशत अधिक अंक पाया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। ये अंक नहीं है, ये अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेस ही नहीं दिया हुआ है, यानी कि आपके पास क्या आएगा, आंकड़ा अपर्याप्त है, डाटा क्या है, अपर्याप्त। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ जब प्रतिशत की आप बात करते हो ना, तब प्रतिशत के लिए बेस चाहिए, और बेस का मतलब है कि कोई वैल्यू दो।
और यहाँ पे इस पूरे डाटा में कोई वैल्यू नहीं दिया है। क्या दिया है? अनुपात दिया है, और अनुपात वैल्यू नहीं होता है। जैसे आप कहते हैं कि एक घर बना रहे हैं तो उसमें 1:3 के अनुपात में क्या लगा रहे हैं? सीमेंट और बालू। यानी 1 बोरी बालू लगा रहे हैं तो 3 बोरा क्या लगा रहे हैं? सीमेंट लगा रहे हैं। तो वो अनुपात दिया है, 1:3 का क्या दिया है? अनुपात दिया है। ठीक, तो अगर इसके हिसाब से अगर 6 बोरी बालू लगाएंगे तो 2 बोरी सीमेंट, ये एक बस इतना सा इन्फॉर्मेशन देता है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं है, ये अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अनुपात। तो जब अनुपात केवल दिया है और कोई वैल्यू नहीं दिया है, जबकि प्रतिशत को क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो यहाँ पे आप इनके और इनके बीच की प्रतिशत बढ़त को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त हैं। आइए जरा इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए, कहा है कि इतिहास बटे भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताइए। ठीक है, और यहाँ पे आप ये तो देख ही रहे हैं, यही बात कहा है, इतिहास बटे में भूगोल। तो देख लीजिए कि इसका अधिकतम अनुपात कहाँ है और इसका न्यूनतम अनुपात कहाँ है। तो देखिए, जब अधिकतम अनुपात की बात करेंगे तो यहाँ पे है 1.55, एक से बड़ी वैल्यू है, और सबसे न्यूनतम अनुपात ये है। ठीक है, तो इन अनुपातों का अंतर निकाल लीजिए, इन अनुपातों का अंतर निकाल लीजिए, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 1.20। ठीक है, 35 इसमें से निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा, है ना। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द को बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको पढ़ना है, तब आप बेहतर आंसर ला सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ना। चलिए इस प्रश्न को देखिए। कहा है कि छात्र 4 को, देखिए यहाँ पे कहा है, कंडीशन दिया कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले। कितने अंक मिले? 60 अंक। देखिए ये वैल्यू दे दिया यहाँ पे, है ना। उसके इतिहास में कितने अंक हैं? कहने का मतलब कि यदि छात्र 4 को भूगोल में क्या मिले? 60 अंक मिले, तो उसको इतिहास में कितने अंक मिले होंगे? तो देखिए आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, E/में G दिया हुआ है ना। E/में G दिया हुआ है, तो छात्र 4 के लिए ये है छात्र 4, 1 2 3 4, छात्र 4 का ये है अनुपात है इसका 1.25, है ना। और यहाँ क्या दिया है? जियोग्राफी में इसको 60 मिले हैं। अगर ये जियोग्राफी की वैल्यू 60 है तो E की वैल्यू बता दो, तो आप इधर पक्षांतर करके भी कर सकते हैं, है ना। 1.25 या 60 को इधर लाएंगे तो 60 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 60 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 60 हो जाएगा, 25 छक्का 150 यानी कि 15 यानी कि 75 आएगा। ठीक है, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सॉल्व करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, शब्दों का सब खेल है और उनके क्रम का भी बड़ा खेल है। ठीक है, और ये जो ग्राफ है इसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की भी आपको ज़रूरत है। ठीक है, और जैसे इसमें जो कठिन जो प्रश्न रहा है वो बस ये रहा है, यहाँ पे आप थोड़ा सा सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपसे गलतियाँ हो सकती हैं। क्या गलती होने के चांस है भाई? कि आप यदि इनको मान लेते, तीसरा को ये इतना मान लेते, ये वैल्यू मान लेते, इसको भी वैल्यू मान लेते, तो आपका आंसर कुछ आता, आपका आंसर कुछ आता, और वहाँ पे आप गलत करके चले आते। जबकि ये वैल्यू थोड़े ना है, ये तो अनुपात है। और जब आप प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो प्रतिशत में आपको एक बेस चाहिए, वैल्यू चाहिए, तब जाके आप डिसाइड कर पाएंगे, तब जा कर के आप डिसाइड कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं तब जाके
मतलब क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप ये बता पाते कि तीसरा छात्र ने भूगोल में कितना अंक पाया है, चौथे छात्र ने भूगोल में कितना अंक पाया है, तो उसके भूगोल के अंक की अंक से तुलना करते, बात समझ रहे हैं, तब वहाँ पे जो अंतर आता है तो फिर उसका प्रतिशत निकालते हैं भूगोल को बेस बना के। लेकिन केवल इस डाटा से उनका अंक नहीं मिल पा रहा है ना। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न आपके लिए रहा होगा अगर आप पेट दिए होंगे तो। बाकी आगामी परीक्षा के लिए आप थोड़ा सा इस तरह से अपने को तैयार कीजिए, डेवलप कीजिए। तो मेरे साथ तब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पे हम पहले तो इन सभी जितना ये प्रीवियस ईयर का हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, और समय समय पे ऐसे ही प्रश्न जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्न को हम लेके आते रहेंगे। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और इस प्रकार के सहयोग की मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ तब तक बने रहने के लिए आप सभी को एक बार पुनः दिल से धन्यवाद।